ये इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड बात है, कैसे ये प्लेटलेट्स बनते हैं इसके बारे में अपन को बात करनी है। एक मैं सेल का अभी नाम लिखूंगा, मेगा कैरियोसाइट। ये बोन मैरो की सेल्स है, मेगा कैरियोसाइट्स। इन सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होता है, मीन्स कई हिस्सों में ये सेल टूटती है तो बनता है आपके ब्लड में या प्लेटलेट्स। ये आप नोट करके पॉइंट लिखो। मेगा कैरियोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ बोन मैरो। ये है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, सेल्स ऑफ बोन मैरो। ये बोन मैरो की सेल्स है और ये इनमें इनका फ्रेगमेंटेशन होकर बनता है प्लेटलेट्स। फंक्शन पे बात करेंगे। ये तो आपकी फॉर्मेशन वाली बात, ये नोट करके पॉइंट इसलिए जरूरी है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये प्लेटलेट्स बनता किसके सेल से, और ये बात जरूर याद रखना कि फ्रेगमेंटेशन होता है किसका? मेगा कैरियोसाइट का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, अगर किसी को डाउट है तो लिख लेना, ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पीसेस में टूटकर ये सेल प्लेटलेट्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब हेडिंग बना लो, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब प्लेटलेट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक और वर्ड लिखते हैं, क्या? कोएगुलेशन। क्या लिखते हैं? कोएगुलेशन। ये इनका मेजर रोल है। अब आपको ब्लड वेसल के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड वेसल का जो ट्रांसफर सेक्शन अपन ने पढ़ा था, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिथेलियम, फिर बीच में जो होती है वो क्या होती है? मसल्स की लेयर होती है, और इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है ब्लड वेसल का? एंडोथीलियम। इसका नाम क्या है? एंडोथीलियम। ये 10th में ये आपको बात पता चल गई थी। इसको एपिथेलियम बोलते हैं, और ये वाली जो लेयर है इसका नाम है मायोथीलियम। और आपने आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखा था, तो यही मायोथीलियम का थिकनेस में चेंजेस होते हैं, और ये दोनों लेयर्स सेम होती हैं, एंडोथीलियम और एपिथेलियम, आर्टरी और वेन में अगर हम बात करें। लेकिन जब कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरी में ये दोनों लेयर्स नहीं होती हैं, एपिथेलियम नहीं होती और मायोथीलियम नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? एंडोथीलियम होता है। वो ब्लड वेसल में जब जाएंगे तब बात करेंगे। जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है, इनर मोस्ट जो लेयर है, जिसके बाद ये ल्यूमेन आता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना। ये एंडोथीलियम कभी जब रप्चर हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी आपका यही प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन लिखो। प्लेटलेट्स का दूसरा फंक्शन है रिपेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। रिपेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कैसे ये रिपेयर करता है? मान लो कि कोई ब्लड वेसल है, ये यहां देख लेते हैं, इसकी ये एंडोथीलियम मैं बना रहा हूं अंदर, यहाँ पे ये रप्चर हो गई इतनी, और ये पूरी अपनी एंडोथीलियम है। ये
एपिथीलियम हमने साथ में बनाया और बीच में मायोथीलियम भी होगी। अब यहाँ जो रप्चर्ड पार्ट है, इधर ये करता क्या है, प्लेटलेट्स के प्लेक्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लेक्यू समझते हो वर्ड? प्लेक्यू का मतलब कुछ प्लेटलेट्स का एक क्लस्टर इकट्ठा होके इस रप्चर्ड पार्ट को फिल कर देगा। तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को रिपेयर करता है ये बाय द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे लिखना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सकते हैं प्लेटलेट प्लग भी, प्लेक्यू के वर्ड की जगह पे आप प्लेटलेट प्लग भी लिख सकते हो, ज्यादा ठीक होगा प्लग लिख लो क्योंकि ये वर्ड आपको समझा हुआ है। तो यहां पे जो आपने इधर लिखा ये है, इसको लिख लो प्लेटलेट प्लग। इस तरह से एंडोथीलियम को ये रिपेयर करता है। रप्चर कैसे होगा? मान लो कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड में कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो सबसे पहले वो पैथोजन जो होगा वो किसके कांटेक्ट में आएगा? इसी एंडोथीलियम के कांटेक्ट में ही आता है। इसलिए हम एंडोथीलियम हमारी ब्लड वेसल्स की सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है और उनको बचाने के लिए प्लेटलेट वहाँ भी काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन पे चलो। नेक्स्ट फंक्शन लिखो इसका, प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट इसका रोल है, एक आपने नाम सुना था थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद है किसी को? थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज दो केमिकल का ये सिंथेसिस करता है, दोनों का यहां पे नाम लिख लो। एक नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा सेरोटोनिन। इन दोनों केमिकल का ये सिंथेसिस करता है। तीनों ब्लड सेल्स हो गए। मींस अब जो ब्लड की बात थी, ब्लड का कॉम्पोजिशन था, वो आपने कर लिया पूरा। ठीक है, ब्लड में आपने क्या क्या डिस्कस किया एक बार याद कर लो। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। एक पार्ट क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके पास कुछ आपका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वाटर की बात की, फिर इसके सॉलिड पार्ट की बात की, और सॉलिड में भी हमने दो कंपोनेंट के बारे में बात किया था, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की और ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। उसके बाद हमने बात की थी ब्लड एलिमेंट्स की। ठीक, ब्लड एलिमेंट्स में हमने ये तीन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों एलिमेंट्स की बात हो गई पूरी। तो इस तरह से ब्लड के कॉम्पोजिशन पे हमने पूरी बात खत्म कर ली है। अब हम बात करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे आगे। एक आपका टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, सुना था सबने? अब थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस है। क्लॉटिंग के स्टेप्स है ना, अभी वो अलग एक टॉपिक है, ब्लड क्लॉटिंग अलग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बाद। ठीक है, अब देखो, आपने एक कहावत सुनी होगी, दुनिया में ये इंसान है, इंसान के सभी इंसानों का खून का रंग कैसा होता है? लाल। कहने को तो सबका ब्लड एक जैसा है ना, लेकिन कुछ एक पर्सपेक्टिव में, कुछ एस्पेक्ट्स में हमारा सबका ब्लड अलग अलग है, कुछ वेरिएशंस के साथ है। दिखने में एक जैसा है लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में वो अलग है, डिसिमिलर है। उसी को हमें आपको समझना है। पहला पॉइंट लिखो, ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सब ह्यूमन बीइंग ही है,
या फिर कोई अपने आप को अलग समझता है तो भाई समझे, ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर बट इन सम एस्पेक्ट्स इट शोज डिफरेंसेस। कुछ तो डिफरेंसेस हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने काम किया। देखो गिवन बाय एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले समझाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ह्यूमन बीइंग में हम दो सिस्टम है जो ब्लड ग्रुपिंग जिसके बेसिस पर करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के दो सिस्टम है, ब्लड ग्रुपिंग लिखना, इज डन बाय टू सिस्टम। अब इन्हीं दोनों सिस्टम्स को हमें आपको समझना है। एक को बोला जाता है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें आपने नाम सुना होगा ब्लड ग्रुप ए बी, ये सी कौन था, ए बी एंड क्या, इसको क्या बोलते थे अब तक, ओ बोलते थे, लेकिन अब ओ नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, नॉट, वो जीरो है, ठीक है, ओ बोला जाता है बट ऐसा है नहीं। एंड दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम तो भाई अलग ही जा रहा है। दूसरा सिस्टम के बारे में देखो, दूसरे सिस्टम का नाम है RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। और इस सिस्टम के बेसिस पर हम किसी के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं या फिर किसी के साथ ब्लड ग्रुप के साथ नेगेटिव जोड़ते हैं, ठीक है। कोई ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो अगर RH सिस्टम के हिसाब से देखें तो या तो वो ए पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा या फिर ए नेगेटिव होगा। तो अभी हम बात करते हैं क्यों ऐसा क्या कहा जाता है, ऐसा क्यों है। तो ये दो सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के, एबीओ, AB नॉट एंड RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। और मुझे लगता है कि 10th में आप लोगों ने ये दोनों पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, हाँ पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ा हुआ है वो फिर से पढ़ेंगे। चलो पहले हेडिंग बनाओ, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, भाई साहब को क्या दिक्कत है। और इस ब्लड ग्रुपिंग को खत्म होने के बाद, जब ब्लड ग्रुपिंग खत्म हो जाएगा तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से, गिवन बाय, अगेन वही नाम लिखोगे, कौन सा, कार्ल लैंडस्टीनर लिखो, गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। और ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये बेस्ड है किस पर, और यही आपको समझना है। दिस ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, अगर ये बात समझ गए भाई तो सीधा बैठ आई थी आरबीसी के लिए। आरबीसी का शेप कैसा था, अब वो शेप वेप की बात नहीं करते, ये जो एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है इसका जो बेसिस है वो आरबीसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है,
आरबीसी से कंसर्न है, इसलिए आरबीसी का नाम आपको बार बार आएगा। ये आरबीसी के सरफेस पर दो तरह के प्रोटीन्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्रोटीन्स लगे हुए हैं। प्रोटीन तो समझ रहे होगे, प्रोटीन इसके सेल के सरफेस पर, एक मैंने ये बना दिया, एक दूसरे कलर से बना लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। एक मैंने ये बना दिया। ये सभी पे नहीं होते, बट दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक का नाम रखा गया ए, एक का नाम रखा गया बी। अब ध्यान से सुनना, अगर आरबीसी के सरफेस पर प्रोटीन ए लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, तो उस बंदे का, उस जो इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। अगर इसी आरबीसी के सरफेस पर जो आपका ये प्रोटीन है, जिसका अभी मैंने नाम नहीं बोला, एंटीजन एक्चुअली इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलेंगे? एंटीजन। ये जो बी लगा हुआ है, तो इसका ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की, जिसके सरफेस पर दोनों एंटीजेंस लगे होते हैं आरबीसी के सरफेस पर। अब जिसके सरफेस पे मतलब आपको आरबीसी से ही कंसर्न रखना है। आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजेंस लगे हुए हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप लिख दिया जाता है ए बी। कुछ ऐसे भी महान आत्माएं होती हैं, ऐसी भी पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग का कि इनके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं लगा होता है, तो इनके लिए ये नॉट का साइन बना दिया जाता है। तो आपने जो 4 ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, ए बी और नॉट, वो इसके बेसिस पर दिया जाता है। तो ये जो बेस्ड ऑन है वो लिखो, एबीओ सिस्टम जो ब्लड ग्रुपिंग है बेस्ड ऑन एंटीजन, किस पर बेस्ड है? एंटीजन दैट present on the surface of RBC। एंटीजन नाम दिया जाता है। एंटीजन क्यों कहते हैं, ये भी आपन को बात करनी होगी। इस एंटीजन के लिए एक और वर्ड यूज करेंगे, एग्लूटिनोजन। कहीं कहीं पे आपको ये एंटीजन के लिए ये वर्ड भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एंटीजन के साथ साथ ब्रैकेट में लिख लेना एग्लूटिनोजन, बात वही है। क्यों कहते हैं वो सुनो अब ध्यान से। एंटीजन इसलिए कहा जाता है कि इन प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन? ए और बी, जो कि सरफेस आरबीसी के सरफेस पर लगे होते हैं, इनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता है। फॉर दीज प्रोटीन, यहां पे लिखना, फॉर A and B antigen, immune response, क्या लिखोगे? इम्यून रिस्पॉन्स कम्स। आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो आएगा। अब जब इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसके लिए भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम जो आपका है, जिस भी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंटीजन। और ये जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो बाय द एंटीबॉडी होता है। कैसे होता है? एंटीबॉडी होता है। मतलब इन प्रोटीन्स के लिए हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। जैसे आपका मान लो कि ब्लड ग्रुप, मैं अपनी बात कर लूं, ब्लड ग्रुप मेरा बी है, तो मेरे ब्लड में जो इस एंटीजन के लिए, इसको हम अब एंटीजन क्यों बोल रहे हैं, मेरे ब्लड में एक एंटीबॉडी बन रही होगी या मतलब है, जिसका नाम हमने अलग दिया ए। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी हम बोलते हैं जस्ट उसका उल्टा ए। ठीक है,
ये एंटीबॉडी बनेगी तभी हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वाइव, मींस ये जो प्रोटीन है इस ये हमारा ब्लड ग्रुप के साथ, ये आरबीसी के साथ ये प्रोटीन न्यूट्रलाइज हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बेसिस बना के ये एंटीजन नाम दिया जाता है। नहीं तो हम इसको प्रोटीन भी कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स आता है इसलिए। लिख लो इस बात को। फॉर दीज एंटीजेंस, फॉर दीज एंटीजेंस, अब दीज एंटीजेंस का मतलब क्या हुआ? ए और बी। फॉर दीज एंटीजेंस A and B, antibodies are produced in blood plasma। किसमें? in blood plasma। इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में इनके लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती है और इन एंटीबॉडीज का नाम लिखो। एंटीबॉडी ए, अब स्मॉल ए लिखना, और दूसरा एंटीबॉडी बी। अब आप कहोगे कि सर मुझे कैपिटल लिखना है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिखो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखते हो तो सिर्फ ए और बी से काम चल जाएगा, लेकिन आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंटी ए एंटी बी, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब आपका ये बात सही माना जाएगा। ठीक है, या आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक लेटर लिखना है तो ए लिख दो, एंटीजन आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा तो एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको ये वर्ड लिख के ऐसे लिखना होगा। तो ये गड़बड़ मत करना कि कहीं ए लिखा एंटीजन और एंटीबॉडी ए भी लिख दिया कैपिटल लेटर में, ऐसा नहीं करना। इसके जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? ब्लड के प्लाज्मा में इनके लिए क्या प्रोड्यूस करा जाएगा? एंटीबॉडी, और इसके बेसिस पर हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स बनेंगे, वो लिखो। पहला ब्लड ग्रुप, मैं सारे ब्लड ग्रुप्स का नाम लिख रहा हूं और उनमें कौन से एंटीजन होंगे ये बात आप तो समझ गए ही होंगे कि ब्लड ग्रुप अगर ए है, BgA है, तो इसका एंटीजन क्या होगा? बोलो भाई, ए होगा। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, उसी हाँ जी, अभी मैंने जो पूछा उसका बताओ। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन लिखेंगे, ये बात पक्की है। अब इसका एंटीबॉडी लिखो, इसका एंटीबॉडी लिखो। एंटीबॉडी मैंने क्या बोला था? जस्ट उल्टा लिखना है, ए के साथ बी, बी के साथ ए। ब्लड ग्रुप बी है अपने पास, अगर किसी का है, किसी का ब्लड ग्रुप बी, तो एंटीजन क्या होगा? अरे किसी का नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा है। आपका एंटीजन कौन हो जाएगा? बी, और एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखोगे। और अगर कोई ब्लड ग्रुप थर्ड है, ब्लड ग्रुप आपका आ गया थर्ड वाला, कौन सा? ए बी अपन ने लिखना है, तो ए बी के केस में क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी अगर किसी का है तो एंटीजन कौन कौन से हैं? एंटीजन ए एंड बी, ऐसे लिखोगे, ए एंड बी दोनों एंटीजन है, तभी इसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इनके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, ये आपको लिखना है।
क्यों नहीं होता वो अपन आगे बात करेंगे। एक और ब्लड ग्रुप आपका है जिसके पास कोई एंटीजन ही ना हो, जिसका नाम दिया उस ब्लड ग्रुप का क्या, नॉट। तो इनमें एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीजन की जगह पे लिखोगे नील, और एंटीबॉडी इनमें दोनों होती है। किसमें? हाँ जी, नहीं, तभी वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। जस्ट उल्टा, इधर एंटीजन दोनों तो एंटीबॉडी कोई नहीं, इधर एंटीजन कोई नहीं तो एंटीबॉडी दोनों। बताते हैं। अभी अपन ने बात क्या किया, इधर देखो, चलो इसको नोट करो, अभी उस पर बात करते हैं। भूल गया इतना जल्दी तू लोग? नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करेंगे अभी, अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जब आरएच सिस्टम की बात करेंगे तब नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे। अभी सिर्फ ए बी नॉट, बस इतना। मान लो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए, ए। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब इसके पास दोनों एंटीजन है, ए बी और बी भी। अगर आपने कह दिया कि सर इसमें मान लिया कि कोई एंटीबॉडी है, ए मान लिया, ए मान लिया कि एंटीबॉडी मान लिया है, या आपको लगता है कि एंटीबॉडी होना चाहिए तो हमने ए मान लिया, बाकी होता नहीं है, ये बात कंफर्म है ना। अब एंटीबॉडी ए जो है इस बी एंटीजन के लिए तो ठीक है, बी एंटीजन के लिए ठीक है, इस एंटीजन ए के लिए रिस्पांस तो देगा ना, ये नहीं देगा, उसी के सरफेस पे ए भी लगा हुआ है, इसके लिए रिस्पांस देगा। अब चलो आप कहते हो कि हमने एंटीबॉडी बी मान लो सर ये देता है, तो हम इसको मान लेते हैं। अब एंटीबॉडी जो बी है वो ए के लिए ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बी के लिए रिस्पांस देगा। तो ये ब्लड जो ग्रुप है उसका ब्लड खुद कोएगुलेट कर जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, कोएगुलेट नहीं क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड सेल्स आरबीसी मरने लगेंगे। इस वजह से ऐसे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता इनके प्लाज्मा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो आगे। अब नेक्स्ट जो बात लिखने जा रहे हो वो इनके ट्रांसफ्यूजन के लिए जरूरी है। एक पॉइंट नोट करके लिखोगे अब, और ये जो पॉइंट है एक दो पॉइंट लिखेंगे नोट करके, वो आप ध्यान से लिखो। द ब्लड ऑफ अ डोनर, अभी दो वर्ड मैं नया यूज करूंगा, ब्लड ऑफ डोनर लिखना, द ब्लड ऑफ डोनर हैज केयरफुली, ओ होता है इधर भी, हैज केयरफुली मैच्ड विद ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है, जो ब्लड लेता है, डोनर जो ब्लड देता है। आप ब्लड डोनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक कंडीशन जो है वो आप फुलफिल नहीं करते हो, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, वो अभी आपकी है नहीं, ठीक है। तो केयरफुली मैच्ड विद ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? हाँ, जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन में ब्लड हम किसी एक डोनर से किसी रेसिपिएंट को ट्रांसफर कराते हैं, दैट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टू अवॉइड, किस बात के लिए करते हैं? टू अवॉइड, हाँ जी, हाँ हाँ इसी के साथ, टू अवॉइड सीवियर ब्लड क्लम्पिंग, सीवियर ब्लड
क्लम्पिंग। ब्लड क्लम्पिंग का मतलब होता है एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, आरबीसी मरने लगती है। अब ब्लड आप दिए थे बचाने के लिए, जब डिस्ट्रक्शन होने लगेगा तो वो इंडिविजुअल तो मर जाएगा। दूसरा पॉइंट नोट करके इसी में लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हमें ध्यान देना होता है वो देखना है। अब आप इसको हाईलाइट करके लिखना। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबॉडीज ऑफ रिसीवर, या इसके लिए वर्ड क्या लिखा था, रिसिपिएंट रिसिपिएंट जो ब्लड रिसीव करता है, अटैक ऑन एंटीजन ऑफ डोनर के एंटीजन पर अटैक कौन करता है, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी। किसका, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी। आगे पूरी बात लिखो। इफ दीज आर सेम, अगर ये दोनों सेम है, लिख दो, इफ दीज आर सेम, एंटीबॉडीज रिसिपिएंट का अटैक करेगा किसके एंटीजन पर, डोनर के एंटीजन पर। अगर दोनों सेम हैं तब, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम है, तब जो रिसिपिएंट का एंटीबॉडी है वो डोनर के एंटीजन पर अटैक करेगा। ठीक है। दिस मे कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड फाइनली, क्या मिलता है फाइनली, डेथ। यहां तक आपको पहुंचा सकता है किसको ये डेथ कॉज करेगा, ऑफ रिसीवर। किसका डेथ हो जाएगा, डोनर मरेगा। चलो अब एक एग्जांपल लेके बात समझते हैं। हाँ, रिसीवर यही लिख दिया है ना, रेसिपिएंट, डोनर क्यों मरेगा भाई। चलो देखो इधर, ये मान लो कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो रिसीवर है। क्या है ये, रिसीवर है, इसको ब्लड की जरूरत है। और कोई इंडिविजुअल बी है जो डोनर है। डोनर से आप ब्लड क्या करते हो, ले लेते हो। वो लेने का भी बहुत सारा कंडीशन होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। अब ये जो ब्लड आपने लिया, ये जो भी आपने मान लिया कि ब्लड ग्रुप, मैं अभी नाम नहीं देता हूं। अब ये ब्लड ट्रांसफर किसकी बॉडी में करना है, रेसिपिएंट की बॉडी में, रिसीवर की बॉडी में ट्रांसफर करना है। तो जो रिसीवर का इम्यून सिस्टम होगा उसके ये कांटेक्ट में आएगा ब्लड कि नहीं आएगा। इसके इम्यून सिस्टम से तो हमने ब्लड दूर कर लिया, डोनर के इम्यून सिस्टम से अब कोई लेना ही देना नहीं है। जब आपने ब्लड उसका निकाल लिया है, बोलो भाई, आपकी बॉडी से कोई ब्लड निकाल लिया तो आपका इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, कट ऑफ कर दिया हमने। अब इम्यून रिस्पॉन्स कौन करेगा, रिसीवर। बात इतनी समझ आ रही है। अब जो आपने स्टेटमेंट लिखा था वो यही लिखा था कि जो हमारा जो रिसीवर का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, डोनर के एंटीजन के लिए, अगर दोनों सेम हो जाते हैं। मान लो कि ब्लड ग्रुप ए है और जो आपका रिसीवर है
उसका ब्लड ग्रुप आप मान लेते हैं भी क्या है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी मान लिया इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका जो रिसीवर का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया कि बी क्या है, बी है, रिसीवर का ब्लड ग्रुप बी हमने मान लिया। अब बी है तो एंटीजन आपको समझ आ गया बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। अब ये एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए सेम हो गए कि नहीं हो गए? अगर आप इस ब्लड को रिसीवर की बॉडी में डालोगे तो इसका इम्यून सिस्टम के पास एंटीबॉडी ए तो होगा ही होगा, वो इस एंटीजन ए के लिए जो कि इसका ब्लड ग्रुप ही है ना, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम तो काम करेगा ही ना। यही बस ध्यान देना है कि जो डोनर है उसका एंटीजन, डोनर का क्या देखना है, एंटीजन, और जो रिसीवर है उसका एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। ब्लड ग्रुप सेम हो तो कोई चक्कर नहीं। अब ब्लड ग्रुप ए का आपके पास है और आपका रिसीवर भी ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी कौन सा, बी, ट्रांसफर करते रहो, कोई चक्कर नहीं। अब यहाँ पे इनका एंटीजन तो ए है, एंटीबॉडी बी है, क्या सेम हुआ, नहीं हुआ। हाँ, वो ट्रांसफर सारे हम देखेंगे। एक बात समझ आ गई कि कौन से केसेस में क्या ट्रांसफर होंगे, वो अभी हम पूरा चार्ट आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसकी बात करेंगे। एक पेज ही बना हुआ, ये देखो, ये अपन को समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। कैसे डिसाइड करोगे कि बस क्या देखना है, जो डोनर है उसका एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से मैच नहीं करना चाहिए। आज बस इतना, थैंक यू।